अब देखिए, जहां तक वीडियो और डिजिटल फुटप्रिंट का सवाल है तो ये दो धारी तलवार जैसे हैं। इसमें कुछ नहीं छिपता है। कोई लाख छिपाने की कोशिश करे, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जो आंदोलन दिल्ली से लेकर बिहार तक फैला, छात्र जिस तरह आंदोलन कर रहे थे, उनके वीडियो भी इंस्टा से लेकर व्हाट्सएप और एक्स पर पोस्ट हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट को हैंडल किया, वो वीडियो भी सामने आए और उनकी सुर्खियां भी बनी और सुर्खियों में छाया पैलेट गन का इस्तेमाल। और दूसरी तरफ बिहार के सिवान में पुलिस वाले के हाथ में AK-47 और फिर इसके जरिए की गई फायरिंग। कचहरी में सवाल यही है कि क्या हमारे देश में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई तय गाइडलाइंस या SOP नहीं है? किस सूरत में असॉल्ट राइफल और पैलेट गन का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाती है? और जब सिवान प्रशासन खुद ये मानता है कि जवान से फायर हुआ, तो सिर्फ एक सिपाही को सस्पेंड कर देने से क्या जवाबदेही खत्म हो जाती है? पेपर लीक पर छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया। जंतर मंतर की दीवारें साफ हो गई, लेकिन इन तस्वीरों पर उबाल जारी है। दिल्ली से लेकर बिहार के सिवान तक छात्र आंदोलन के खिलाफ पैलेट गन से लेकर AK-47 के इस्तेमाल को विपक्ष मुद्दा बना रहा है। बात संसद तक पहुंच गई। पूछा जाने लगा, जिन पर फायर किया गया वो छात्र हैं या आतंकी? AK-47 are these terrorists? What is wrong with it? बुलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप अपनी बात को अच्छे से मजबूती से रख सकते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट हर जगह स्वागत योग्य है। जहाँ पे AK-47 यूज हुआ है वो गलत है, उसके हम लोग खिलाफ। यानी पैलेट गन और AK-47 पर सियासत सुलग रही है। मगर सवाल ये भी है कि क्या किसी चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हुए इस तरह के हथियारों को प्रदर्शनकारियों पर इस्तेमाल किया गया था? क्या ऐसे आंदोलनों में कोई जवान अपनी मर्जी से पैलेट गन और AK-47 का इस्तेमाल कर सकता है? आखिर किस तरह के हालात में सुरक्षा बलों को लीथल वेपन्स के इस्तेमाल की इजाजत मिलती है? सवाल तो ये भी है कि जिन हथियारों का इस्तेमाल कश्मीर में पत्थरबाजों और आतंकियों को रोकने के लिए होता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है, उन हथियारों का इस्तेमाल छात्रों पर क्यों किया गया? पैलेट गन से लेकर AK-47 तक के इस्तेमाल को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने क्या कुछ कहा, ये आपको बताएं। इस पर सियासत कैसे हुई, ये दिखाएं। उससे पहले आपको जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद की बात सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ आई थिंक 2009-10 में, जब बहुत सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई थी और 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और बुरहान वानी उसकी डेथ के बाद 2016 ऑनवर्ड्स इसका इस्तेमाल हुआ 16-17 में, व्हेन आई वाज DGP देयर। तो देखिए, इट्स ए 12 बोर पंप एक्शन गन। इसका इस्तेमाल उस सिचुएशन में किया जाता है। अगर प्रोफेशनली किया जाए तो वाइटल ऑर्गन्स को अगर अवॉइड किया जाए तो ये बेटर ऑप्शन रहता है फायर आर्म के बजाय, और यू कैन सेव नंबर ऑफ लाइव्स। तो इसका सिर्फ ध्यान रखना है कि 50 गज से दूर से इस्तेमाल करना है और वाइटल ऑर्गन्स को अवॉइड करना है, जो आई को ये डैमेज कर सकती है और फेस को डैमेज या नुकसान कर सकती है। तो इसको गर्दन से नीचे नीचे इस्तेमाल करना चाहिए और डिस्टेंस, जैसे मैंने बताया, दूर से करना चाहिए। ध्यान दिया आप? जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP का साफ कहना है कि जब सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसे कश्मीर में हुआ करती थी, तब उन हालात में ऐसे ऑप्शंस का इस्तेमाल हो सकता है। वो ये भी कहते हैं कि गोली के बजाय पैलेट गन सेफ ऑप्शन है, इससे जान बचती है। मगर सवाल ये भी है कि क्या जंतर मंतर पर भीड़ को तितर बितर करने के सारे उपाय फेल हो गए थे? क्या पैलेट गन चलाने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा था? क्या लास्ट रिजॉर्ट यानी आखिरी विकल्प के तौर पर पैलेट गन को चलाना पड़ा था? मंत्री को जवाब देना चाहिए, जो गोली चलाई गई है। पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, विपक्ष भी ये कह रहा है सर। जहाँ भी कुछ भी होता है लोकतंत्र में, हर एक नेता, हर एक मंत्री जवाब दे तो होते ही हैं, और जवाब हो तो क्यों ना दें, ये होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा, जहाँ भी जनता सवाल करे उसका जवाब हो, जवाबदेही की जगह हो, वो संसद और विधानसभाएं हैं।
रैपिड एक्शन फोर्स की आईजी पहले ही एक्सेसिव फोर्स के इस्तेमाल पर चिंता जता चुकी है, लेकिन मामला तब बढ़ गया जब 24 जुलाई को राहुल गांधी ने इस पर बात की। 19 साल के साहिल लोचार को लेकर मीडिया के सामने उनकी इंजरी दिखाई और पैलेट गन के इस्तेमाल पर सरकार से सवाल पूछे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाओ। इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही पैलेट गन के इस्तेमाल मुद्दा बना, बात बढ़ी तो जांच का दायरा भी बढ़ा। एनडीटीवी को सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही है और एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। पैलेट गन चलाने वाले रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ के जवान की पहचान हो चुकी है। इस जवान 20 जुलाई को 7 राउंड फायर किए थे, जिसमें से 5 प्रदर्शनकारियों को लगे थे, 2 राउंड किसी को नहीं लगे। ये घटना कनॉट प्लेस इलाके में हुई। जानकारी के मुताबिक संबंधित जवान से जवाब मांगा गया। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि एक ऐसा मामला सामने आया है दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां पे एक रैपिड एक्शन फोर्स पर्सनल ने लगभग 7 राउंड फायर की है, जिसमें से 5 क्राउड में मौजूद लोगों को लगी है और 2 ऐसे राउंड्स ग्राउंड पे गिरी है। हालांकि हम पहले भी एनडीटीवी में रिपोर्ट कर चुके हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स के एक मीटिंग में आईजी ने बताया था कि एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल जस्टिफाइबल नहीं है और अपने जवानों को यह भी याद दिलाया था कि सेंसिटिव पुलिसिंग पे ध्यान दे। अब जांच तो इन तस्वीरों की भी हुई, क्योंकि बिहार के सिवान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट हुआ। वीडियो का एक फ्रेम देखेंगे तो पता चलेगा कि छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस वालों ने एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया, यानी AK-47 का इस्तेमाल किया। दरअसल 22 जुलाई को पटना में प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में आईसा ने बिहार बंद का ऐलान किया था। पुलिस के मुताबिक 25 जुलाई को प्रदर्शन के लिए सिर्फ गांधी मैदान में इकट्ठा होने की अनुमति थी, लेकिन प्रदर्शनकारी कई जगह पर सड़क जाम कर रहे थे। पुलिस प्रदर्शनकारी छात्रों से हटने की अपील कर रही थी, वो हटने को तैयार नहीं थे। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग भी की। फायरिंग में 3 लोगों को गोली भी लगी। 25 जुलाई को यह घटना हुई। पुलिस ने जांच की और माना कि AK-47 का इस्तेमाल। पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन लिया गया, उसे सस्पेंड कर दिया। तो डीएम और एसपी ने यह जानकारी मीडिया से शेयर। सर, जिस सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है गोली चलाते वक्त, उस पर कार्रवाई हुई है सर? जी, उस सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। क्या सर उनके द्वारा बिना आदेश के गोली चलाया गया था क्या? जी, उनको आदेश नहीं था। उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में एसपी साहब ने बताया, वो कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे। तो प्रशासन खुद मानता है कि AK-47 का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये कि देश में सिक्योरिटी एजेंसियों की क्राउड कंट्रोल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। दरअसल हमारे देश में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए भीड़ को नियंत्रित करने का एक स्पष्ट और तय पैमाना यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कानून और पुलिस मैनुअल बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि पुलिस को उतना ही बल प्रयोग करने की इजाजत है जितना खतरा हो। सबसे पहले चेतावनी दें, फिर वाटर कैनन यानी पानी की बौछार, इसके बाद आंसू गैस के गोले और ज्यादा से ज्यादा लाठीचार्ज। जहाँ तक पैलेट गन का सवाल है तो ये कम घातक यानी कि लेस लीथल श्रेणी में आता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ बेहद हिंसक और उग्र भीड़ के खिलाफ, वो भी कमर के नीचे फायर करने के सख्त निर्देश के साथ ही किया जा सकता है। जहां बात AK-47 की है तो ये एक असॉल्ट राइफल है। इसका इस्तेमाल युद्ध, आतंकवाद विरोधी अभियानों या फिर जानलेवा चरम हिंसक परिस्थितियों में ही होता है। विपक्ष का कहना है कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ इसे क्राउड कंट्रोल का हिस्सा बनाना नियमों और संविधान की भावना की सरासर अवहेलना है। बुनियादी बात यह है कि निहत्थे और अहिंसात्मक प्रदर्शनकारियों के ऊपर क्या पैलेट गन्स और AK-47 का प्रयोग उचित है?
और उसका सीधा जवाब ये है कि बिल्कुल अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट का एक उच्चतम न्यायालय का फैसला है, उस फैसले में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ले डाउन किया गया है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है, जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, यह कहा है कि पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की है, मुझे लगता है ये न केवल इर्रेस्पॉन्सिबल अपितु एक तरह से ये पाप है। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश LOP राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है। सियासत इसी का नाम है, ये चलती रहे। और जहां तक छात्रों के आक्रोश, उनकी मांगों का सवाल, तो ये गलत या सही हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि उनका समाधान AK-47 की नाल से नहीं निकल सकता। लोकतंत्र में संवाद पहला रास्ता होना चाहिए और हथियार वो भी गैर घातक, ये आखिरी विकल्प। वक्त आ गया है कि सिस्टम सच में दुरुस्त किया जाए, ताकि कल किसी और शहर में छात्रों के सामने पैलेट गन और AK-47 से गोलियां न दी। पेपर लीक मामले में हुए प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली में हिंसा हुई, कैसे और हिंसा किसने की, इसकी तहकीकात करते हुए दिल्ली पुलिस ने कुछ वीडियोस जारी की, जिसमें पुलिस का दावा यह है कि प्रोटेस्ट के बीच आपराधिक तत्व घुस आए थे। पुलिस ने ऐसे 2800 से ज्यादा अपराधियों की पहचान की है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। दिल्ली पुलिस ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत उनकी पहचान की है। कौन है वो चेहरे और अब पुलिस क्या कह रही है इस मामले पर, देखिए। दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान बैरिकेड्स किसने गिराए? पुलिस पर हमले के लिए किसने उकसाया और हमला किसने किया? पुलिस की गाड़ियों को सड़क पर किसने पलटा, उनमें तोड़फोड़ किसने की? पुलिस कर्मियों को घेरकर उनके साथ मारपीट किसने की? पुलिस कर्मियों पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किसने किया? इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई से 22 जुलाई के बीच हुई घटनाओं के 100 से ज्यादा वीडियोस की पड़ताल की। एक एक फ्रेम चेक किया, एंगल चेक किया, उन वीडियो का बारीक एनालिसिस किया। भीड़ में शामिल लोगों का चेहरा पहचानने वाली तकनीक यानी FRS की मदद ली और तब पता चला कि प्रदर्शनकारियों के बीच अपराधी भी घुस आए थे। अपराधी 10, 20 या 50, 100 नहीं, 2500 से ज्यादा अपराधी पहचाने गए। पुलिस का दावा है कि ऐसे अपराधियों की संख्या है 2873 और ये कोई मामूली